नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टडी इंडियर पे। उत्तराखंड जी के जो हम पुलिस कांस्टेबल लेखपाल पटवारी के लिए करा रहे हैं उसका सेट नंबर 3 है ये। तो आप सभी हमारे साथ जुड़िए रहिएगा। हमारे सामने जो पहला क्वेश्चन है ये है कि निम्न में से किस किले को फोर्ट मोइरा का किला कहा जाता है। तो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही होगा। तो देखिए, जो फोर्ट मोइरा का जो किला है इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा लाल मंडी का किला। लाल मंडी के किले को ही फोर्ट मोइरा का किला कहा जाता है। और इसको इसको ये बनाया गया था बालो कल्याण चंद के टाइम पे। इसको बनाया गया था बालो कल्याण चंद के टाइम पे 1563 में। और 1563 में ही बालो कल्याण चंद ने अल्मोड़ा को इस्टेब्लिश किया था। इससे पहले जो नींव रखी गई थी वो नींव रखी गई थी भीष्मचंद के द्वारा। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए थी। इसके अलावा जो खगमरा का जो किला है वो भी रिलेटेड है भीष्मचंद से, इसके अलावा अगर राजबुंगा की किले की बात करें तो जो राजबुंगा का किला है ये बनाया था सोमचंद ने चंपावत में। और सोमचंद को ही चंद वंश का संस्थापक माना जाता है। इसके अलावा अगर मैं मल्ला महल की बात करूं तो जो ये मल्ला महल है ये रुद्रचंद के टाइम पे बनाया गया था। और जो रुद्रचंद की 2 पुस्तकें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वैसे तो इन्होंने 4 पुस्तकें लिखी गई थी पर 2 इम्पोर्टेंट है। एक का नाम है धर्म निर्णय और दूसरे का नाम है उषा रघोदिया। ठीक है, तो उस दूसरे का नाम है उषा रघोदिया। ठीक है, ये 2 इम्पोर्टेंट पुस्तकें हैं जो कि किसके टाइम पे लिखी गई थी रुद्रचंद के द्वारा लिखी गई थी। और जो ये दूसरी पुस्तक है ये वीडियो के पेपर में पूछी जा चुकी है। तो ये दोनों की दोनों पुस्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे प्लीज़ नोट करिएगा। इसके अलावा हम आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है कि कुमाऊं में राजकर के अतिरिक्त सयानों व थोकदारों को दिया जाने वाला कर कहलाता था। तो क्या कहलाता था? आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही होगा। तो देखिए, जो कुमाऊं में राजकर के अतिरिक्त सयानों व थोकदार को दिया जाने वाला कर था वो था दस्तूर कर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो था दस्तूर कर। और जो पुंगारी कर था वो लैंड से रिलेटेड कर था, लैंड से रिलेटेड कर था। देखिए, जो गोरखाओं के टाइम पे बहुत सारे कर लगाए गए थे और वो बहुत जो जितने भी कर लगाए गए थे वो सारे के सारे कर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो ये दस्तूर कर है ये सयानों व थोकदार को दिया जाने वाला कर था। पुंगारी लैंड से रिलेटेड कर था, लैंड पे कर मांगा जाता था वो पुंगारी कर था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा यहाँ पे लिखा है कि गढ़वाल के किस शासक ने अपने नाम के साथ शाह की उपाधि धारण करी थी। तो देखिए, सर्वप्रथम जो शाह की उपाधि धारण करने वाला जो शासक था, गढ़वाल शासक था, वो था बलभद्र शाह। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये था बलभद्र शाह। देखिए, बलभद्र शाह को शाह की उपाधि दी थी बहलूल लोदी ने। किसने दी थी? बहलूल लोदी, जो कि लोदी वंश का संस्थापक भी था। इसके अलावा आप बलभद्र शाह से याद रख सकते हैं कि इसके जो कोर्ट में कवि थे देवराज ने इन्हें भीमसेन की उपाधि दी थी। इनको भीमसेन की उपाधि दी थी। इसके अलावा मैं बताऊं तो बलभद्र शाह और रुद्रचंद का युद्ध हुआ था 1581 में, जिसे कि बदानगढ़ का युद्ध या ग्वालदम का युद्ध भी कहते हैं। ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा मान शाह की बात करें तो मान शाह के राज दरबार में भरत कवि रहते थे। ठीक है, मान शाह की दरबार में भरत कवि रहते थे और भरत कवि ने ही मानवदेव काव्य की रचना करी है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा विलियम फिंच ने जो अपनी पुस्तक लिखी थी अर्ली ट्रैवल ऑफ इंडिया में मान शाह का जिक्र करा है। इसके अलावा इन्होंने जीतू बगडोवाल को थोकदार नियुक्त किया था। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और इसके अलावा एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है, जो मान शाह के टाइम पे ही लक्ष्मीचंद ने 8 बार आक्रमण किया था। 7 बार तो वो हार गया था बट 8वीं बार वो जीत गया था। और गढ़वाल की तरफ से खतरण सिंह लड़ रहे थे और खतरण सिंह को मार दिया गया था। और इसीलिए कुमाऊं में खतरवा त्यौहार मनाया जाता था इस खुशी पे। तो ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मान शाह से इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा श्याम शाह इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस टाइम पे जहांगीर का ये क्या था, समकालीन था। जहांगीर का समकालीन था श्याम शाह। इसके अलावा अगर मैं महिपति शाह की बात करूं तो इसे गर्भभंजन की उपाधि दी गई है। महपति शाह को गर्भभंजन की
उपाधि दी गई है, गर्भभंजन की उपाधि दी गई है। जबकि गर्भभंजक की उपाधि, अगर मैं गर्भभंजक की उपाधि करूँ तो ये माधो सिंह भंडारी को दी गई है। ठीक है, तो महीपति शाह के टाइम पे 3 इसके सेनापति थे, जो कि थे माधो सिंह भंडारी जिसे गर्भभंजक भी कहते हैं, नीलू, ठीक है, इसके अलावा लोधी रिखोला, ठीक है, और वनवाड़ी दास, ये तीनों के तीनों इसके सेनापति थे। ये चीज़ आपको इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके अलावा इन्होंने महीपति शाह ने श्रीनगर में केसुराई मठ की स्थापना भी करी थी। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, जो मैं बोल रहा हूँ आप उसको नोट भी कर सकते हैं। साथ साथ में एक क्वेश्चन के पीछे बहुत सारे क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, तो आप सभी इन चीज़ों को याद रखने की कोशिश करिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा गया है। वर्ष 1986 में वृक्ष मित्र पुरस्कार का सम्मान दिया गया था, किसको दिया गया था इनमें से? तो गौरा देवी को, चंद्री प्रसाद भट्ट को, इंद्रमणि बडौनी को, या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, जो ये वृक्ष मित्र पुरस्कार है 1986 में ये दिया गया था गौरा देवी को, और गौरा देवी 1973 में ये इन्होंने चिपको आंदोलन की शुरुआत करी थी। ठीक है, इसके अलावा मैं बता दूं कि गौरा देवी के अलावा जो वृक्ष मित्र पुरस्कार दिया गया था वो दिया गया था विश्वेश्वर दत्त सकलानी को, ठीक है, विश्वेश्वर दत्त सकलानी को। और विश्वेश्वर दत्त सकलानी को वृक्ष मानव कहा जाता है, उत्तराखंड का वृक्ष मानव कहा जाता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विश्वेश्वर दत्त सकलानी को वृक्ष मानव कहा जाता है उत्तराखंड का। इनको भी 1986 में वृक्ष मित्र पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा चंद्री प्रसाद भट्ट को 1982 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था चिपको आंदोलन के ही लिए, इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। इसके अलावा इनको 2013 में गांधी पीस प्राइज़ से भी नवाजा गया था। 2013 में गांधी पीस प्राइज़ से भी नवाजा गया था। इंद्रमणि बडौनी, देखिए इंद्रमणि बडौनी कौन थे? उत्तराखंड के, इनको क्या कहा जाता है? उत्तराखंड के गांधी भी इनको कहा जाता था, इंद्रमणि बडौनी को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 20वीं सदी के प्रारंभ में उत्तराखंड शैल चित्रों की खोज किसने की थी? तो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में उत्तराखंड शैली के चित्रों की खोज किसने की थी? तो उत्तराखंड शैली के चित्रों की खोज किसने की थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बैरिस्टर मुकुंदी लाल हो जाएगा। बैरिस्टर मुकुंदी लाल जो कि चमोली के थे। देखिए जो बैरिस्टर मुकुंदी लाल है, इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट पुस्तक लिखी है जिसका नाम है गढ़वाल पेंटिंग। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा आपसे बताऊं J.R. घिगर ये कुमाऊं कमिश्नर थे। ठीक है, इसके अलावा K.L. मेहता एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है जो कि 24वें और प्रथम कुमाऊं कमिश्नर थे, K.L. मेहता। ठीक है, ये इंडिया के थे, इंडिया मूल के थे। ठीक है, तो K.L. मेहता 24वें क्या थे? फर्स्ट इंडियन कुमाऊं कमिश्नर थे। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। 1815 ईस्वी में उत्तराखंड में प्रथम डाक प्रणाली कहाँ स्थापित की गई? देखिए उत्तराखंड में 1815 में प्रथम डाक प्रणाली जो इस्टेब्लिश की गई थी वो की गई थी अल्मोड़ा से श्रीनगर, इसका सही आंसर हो जाएगा। और इस टाइम पे थे ई गार्डनर। ठीक है, ई गार्डनर इस टाइम कुमाऊं कमिश्नर थे। ठीक है, और पूरे उत्तराखंड में किस टाइम पे हुआ था? जब ट्रेल कुमाऊं कमिश्नर थे। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी, जब ट्रेल कुमाऊं कमिश्नर थे। ठीक है, तो आई होप आप इस क्वेश्चन से इतना समझ पाए होंगे। ठीक है, तो एक और चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको जनगणना के बारे में भी बता देता हूँ। देखिए देहरादून है, ये मोस्ट अर्बनाइज्ड डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड का। इसके अलावा देहरादून में ही सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है, देहरादून की सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है। और फीमेल लिटरेसी रेट में भी देहरादून सबसे आगे है। वहीं नैनीताल जो लिटरेसी रेट में सेकंड नंबर पे आता है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। अब चलते हैं, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, ये कहता है कि ज्वार प्रथा संबंधित है। तो जो ये ज्वार प्रथा है, ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये ज्वार प्रथा है, ये जो ज्वार प्रथा है ये है स्त्री धन से रिलेटेड। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो ये ज्वार प्रथा है ये संबंधित है स्त्री धन से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। इसके अलावा यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास, किस परमार शासक ने सर्वप्रथम अपने राज्य में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की? तो अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ किस परमार शासक ने करी सर्वप्रथम? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रताप शाह ने सर्वप्रथम अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ
किया। इसके अलावा मैं बता दूं प्रताप शाह से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, 1877 में इन्होंने प्रताप नगर की स्थापना करी। प्रताप नगर की स्थापना इन्होंने करी प्रताप शाह ने। इसके अलावा प्रताप शाह ने प्रताप शाह स्कूल की भी स्थापना करी। ठीक है, इसके अलावा कीर्ति शाह की अगर मैं बात करूं तो जो ये कीर्ति शाह थे, कीर्ति शाह को 2 CSI की उपाधि से भी नवाजा गया था ब्रिटिशरों के द्वारा, और कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि भी किसको दी गई थी? कीर्ति शाह को ही दी गई थी। इसके अलावा जब ये इंग्लैंड गए थे 1900 में, तो इन्हें वहाँ जाके 11 तोपों की सलामी दी गई थी। 11 तोपों की सलामी दी गई थी। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ नरेंद्र शाह की, तो जो ये नरेंद्र शाह है, नरेंद्र शाह की बात करूं तो जो ये नरेंद्र शाह है, इन्होंने भी सबसे पहले क्या किया था कि नरेंद्र शाह ने नरेंद्र नगर की स्थापना करी थी। इन्होंने क्या करी थी? नरेंद्र नगर की स्थापना करी थी। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अलावा इन्होंने नरेंद्र शाह ने प्रताप इंटरमीडिएट स्कूल की स्थापना करी थी। प्रताप इंटरमीडिएट स्कूल की स्थापना करी थी। इसके अलावा इन्होंने जनप्रतिनिधि 1923 में जनप्रतिनिधि सभा की भी क्या करी थी? स्थापना करी थी। 1923 में जनप्रतिनिधि सभा की भी इन्होंने क्या करी थी? स्थापना करी थी। देखिए, नरेंद्र शाह के टाइम पे 2 इम्पोर्टेंट कांड हुए थे। रवाई कांड, यानी इसी को ही तिलहाड़ी कांड भी कहा जाता है। जो ये रवाई कांड हुआ था, ये कब हुआ था? 30 मार्च 1930 को हुआ था। 30 मार्च 1930 को हुआ था। और इस टाइम पे जो चक्रधर जुयाल थे, उन्होंने क्या कर दी? गोलियां चला दी थी। और जो चक्रधर जुयाल को ही उत्तराखंड का जनरल डायर कहा जाता है। उत्तराखंड का क्या कहा जाता है? जनरल डायर कहा जाता है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। इसके अलावा जो अगला क्वेश्चन है, ये कहता है कि उत्तराखंड का नवीन इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड का नवीन इतिहास नामक पुस्तक के जो लेखक है, इनका नाम है यशवंत सिंह कटोच। ठीक है, तो यशवंत सिंह कटोच ने ही उत्तराखंड का नवीन इतिहास नामक पुस्तक लिखी है। इन्होंने और भी पुस्तकें लिखी है, जैसे मध्य हिमालय से रिलेटेड इन्होंने एक पुस्तक लिखी है। ठीक है, तो ये भी आप जानते रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन था? तो देखिए, 1857 के टाइम पे जो कुमाऊं का कमिश्नर था, सर हेनरी रैमजे था। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सर हेनरी रैमजे। और इन्हीं के टाइम पे 1861 में विकेट बंदोबस्त किया गया था, या इसे 10 साला बंदोबस्त भी कहते हैं। ठीक है, विकेट ने करा था। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके अलावा BW ट्रेल के बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत बता चुका था। इन्होंने खच्चर सेना की भी स्थापना करी थी। 1922 में। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने 1822 हो जाएगा। 1819 में उन्होंने 9 पटवारी पद का भी सर्जन किया था। इसके अलावा इन्होंने 1816 में, ट्रेल के समय में ही बात कर रहा हूँ मैं, 1816 में अल्मोड़ा जेल की स्थापना करी, और 1821 में इन्होंने पौड़ी जेल की स्थापना करी। तो इससे आप ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, JH बेटन भी क्या थे? एक कुमाऊं कमिश्नर थे। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पे याद रख सकते हैं। इसके अलावा प्रसिद्ध सदैई रचना किस लेखक की कृति है? तो देखिए, लेखकों से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उत्तराखंड ग्रुप C के पेपरों में। ठीक है, पुलिस कांस्टेबल में भी पूछे जाएंगे, लेखपाल पटवारी में भी पूछे जाएंगे, तो आपको इनको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो सदैई रचना किस लेखक की थी? तो जो ये सदैई रचना थी, ये थी तारादत्त गैरोला की। ठीक है, ये थी तारादत्त गैरोला। ये तारादत्त गैरोला वही तारादत्त गैरोला है जिन्होंने गढ़वाल यूनियन को भी बनाने में अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। और गढ़वाल यूनियन की स्थापना कब हुई थी? 1901 को हुई थी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ याद आ रही है मुझे, विद्यासागर नौटियाल है। इन विद्यासागर नौटियाल को उत्तराखंड का प्रेमचंद भी कहा जाता है। तो उत्तराखंड का प्रेमचंद किसको कहा जाता है? विद्यासागर नौटियाल को भी कहा जाता है। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे याद रखिए, मैं जो गढ़वाल यूनियन की बात कर रहा था, इसमें विश्वेश्वर दत्त चंदोला थे। तो विश्वेश्वर दत्त चंदोला को भीष्म पितामह कहा जाता है पत्रकारिता का। ठीक है, और वहीं विश्वेश्वर दत्त सकलानी की बात करूं तो इन्हें वृक्ष मानव कहा जाता है उत्तराखंड का। तो ये 2 डिफरेंस आप याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो क्वेश्चन है,
ये है, निम्न में से कौन सी जनजाति लकड़ी की शिल्पकला के लिए जानी जाती है। ठीक है, तो लकड़ी की शिल्पकला के लिए कौन सी जनजाति जानी जाती है। तो लकड़ी की शिल्पकला के लिए इनमें से जो जानी जाती है वो जानी जाती है राजी जनजाति। ठीक है, तो राजी जनजाति कहाँ पाई जाती है। देखिए, राजी जनजाति मोस्ट ऑफ द मतलब 60% से ज़्यादा राजी जनजाति पिथौरागढ़ में पाई जाती है और कुछ चंपावत में पाई जाती है। ठीक है, इनको बनरौत भी कहा जाता है, राजी जनजाति को बनरौत भी कहा जाता है क्योंकि ये ज़्यादातर जंगलों में ही रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा रोत्योड़ा, ठीक है, रत्योड़ा, ठीक है, रत्योड़ा, इनका निवास स्थान को रत्योड़ा भी कहा जाता है। ठीक है, रत्योड़ा भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो भोटिया जनजाति है, ये जो भोटिया जनजाति है ये चमोली हो गया, उत्तरकाशी हो गया, पिथौरागढ़ जनपदों में रहती है। उत्तरकाशी हो गया, पिथौरागढ़ हो गया और चमोली जनपदों में रहती है। चमोली में इनको तोलछा और मारछा कहा जाता है, तोलछा और मारछा कहा जाता है। वहीं उत्तरकाशी में इन्हें जाड़ कहा जाता है, उत्तरकाशी में इन्हें जाड़ कहा जाता है और पिथौरागढ़ में इन्हें जौहारी कहा जाता है। ठीक है, जौहारी कहा जाता है। ठीक है, और पिथौरागढ़ में ही जौहार घाटी है, आपको पता है। इसके अलावा मैं बताऊं थारू जनजाति की बात करूं तो ये थारू जनजाति ज़्यादातर यूएस नगर और नैनीताल में ही रहती है। देखिए, थारू जो जनजाति है उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जिस जनजाति की है वो है थारू जनजाति। देखिए, भोटिया जनजाति से एक और चीज़ बताऊं तो जो पौड़ा नृत्य है, जो पौड़ा नृत्य है वो भोटिया जनजाति का ही है। ठीक है, इसके अलावा जो थारू जनजाति है वो मोस्ट पॉपुलस जनजाति है उत्तराखंड में। ठीक है, इसके अलावा जो थारू जनजाति की एक विशेष जो बात है, ये थारू जनजाति मात्र सत्तात्मक है, यानी इसमें मतलब फीमेल्स को ज़्यादा महत्व दी जाती है। ठीक है, मात्र सत्तात्मक कह सकते हैं हम। ठीक है, तो मतलब फीमेल को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। इसके अलावा ये दीपावली को शोक पर्व की तरह मनाते हैं। दीपावली को के शोक पर्व की तरह कौन मनाता है, ये है थारू जनजाति। ठीक है, एक और क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट किस जनजाति की है उत्तराखंड में। तो सबसे ज़्यादा जो लिटरेसी रेट है वो भोटिया जनजाति की है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप यहाँ पे याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा यहाँ पे लिखा है उत्तराखंड सरकार ने फुटबॉल को राज्य खेल कब घोषित कराया। तो देखिए, उत्तराखंड सरकार ने फुटबॉल को जो राज्य खेल घोषित किया था वो वर्ष 2011 में करा था। इसके अलावा मैं अगर यहाँ पे आपको बताऊँ तो इंडिया का कौन सा ऐसा खेल है जो कि नेशनल खेल है। तो देखिए, इंडिया का जो कौन सा खेल है तो आप सभी कहेंगे हॉकी। देखिए, हॉकी इंडिया का नेशनल गेम नहीं है, बल्कि नेशनल गवर्नमेंट कहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि हमारा कोई भी नेशनल गेम नहीं है, हम सभी गेम्स को क्या करते हैं, प्रोत्साहन करते हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, इसके अलावा उत्तराखंड में राजकीय फुटबॉल अकादमी है वो देहरादून में है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य मतलब स्टेट इलेक्शन कमीशन की यहाँ पे बात हो रही है, का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। तो किस अनुच्छेद के तहत स्टेट इलेक्शन कमीशन का तहत आयोग का गठन किया गया है, स्टेट इलेक्शन कमीशन का गठन किया गया है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 243 के। ठीक है, 243 के। देखिए, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं मैं उनको बताने जा रहा हूँ। देखिए, स्टेट फाइनेंस कमीशन की अगर बात की जाए तो उसका जो आर्टिकल है वो 243 आई है। ठीक है, वो है 243 आई। ठीक है, ठीक है जी। अब उसके बाद मैं यहाँ पे बता रहा था स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन का जो आर्टिकल है वो है 243 के। ठीक है, 243 के। ठीक है, इसके अलावा जो ये यहाँ पे देखिए आर्टिकल, यहाँ पे शेड्यूल आर्टिकल 9 में यहाँ पे जो आपको बता रहा हूँ शेड्यूल, यहाँ पे हमारे पास शेड्यूल 11 है। शेड्यूल 11 में पंचायती राज के बारे में बात करी गई है। पंचायती राज के बारे में बात करी गई है। ठीक है, और पंचायती राज एक्ट कब आया था, 1992 में आया था। ठीक है, 1992 में आया था जब 73 अमेंडमेंट हुआ था, और म्यूनसिपालिटीज़ का जो अमेंडमेंट हुआ था वो 74th अमेंडमेंट हुआ था 1992 में ही। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कौन से पार्ट के अंदर आते हैं,
कौन से पार्ट के अंदर रहते हैं, तो ये आता है 19A के अंदर, 19A के अंदर। और 243 से लेकर 243A से लेकर 243O तक ये पंचायती राज के बारे में कहते हैं, ठीक है, पंचायती राज के बारे में कहता है। इसीलिए 243 के यहाँ पे स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात करता है, निर्वाचन आयोग की बात करता है। वहीं स्टेट फाइनेंस कमीशन की बात किस में करता है, 243 आई में। ये आपको यहाँ पे याद रखना। तो ये सारे के सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तरकाशी के शक्ति त्रिशूल में 2 स्थानों पर कौन सी लिपि में लिखा गया है, तो उत्तरकाशी के शक्ति त्रिशूल में 2 स्थानों पर कौन सी लिपि में लिखा गया है ये बताना आपको। तो देखिए, जो देवनागरी लिपि, खरोष्टी लिपि, शंख लिपि या पाली लिपि। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, देखिए लिपि और लैंग्वेज में अंतर होता है। तो देखिए पाली कोई लिपि नहीं है, जबकि ये एक लैंग्वेज है। देवनागरी लिपि है, ठीक है, खरोष्टी लिपि है और शंख लिपि। देखिए जो खरोष्टी लिपि है ना, ये ईरान की लिपि है, तो इसका आंसर तो ये हो नहीं सकता। देवनागरी लिपि भी इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर है शंख लिपि, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो गया शंख लिपि हो गया, ठीक है। तो हमारे पास ये सारे क्वेश्चन थे। आई होप आपने सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखा होगा। अगर आपको लगता है कि ये जो सारे जो क्वेश्चन थे बहुत अच्छे से मैंने यहाँ पे डिस्कस